हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो मध्य प्रदेश पीसीएस 2022 की प्री के पेपर फर्स्ट का एनालिसिस चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक क्लास करा चुकी है जिसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का एनालिसिस कराया हुआ है। इसमें आपका 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का एनालिसिस कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डीपली एनालिसिस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के लिए आपको किसी और बुक का सहारा न लेना पड़े। यहीं से आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और एक काम करिएगा कि आप एक नोट स्लिप बना लीजिएगा पेपर के, स्पेशल पेपर के लिए कुछ पेपर ले लीजिएगा और जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये एक तरह से आपके पास ये डेटा कवर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसके साथ ही एमपी जीके की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमपी जीके भी आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा और पेपर आपके 3 ईयर के पेपर को हम कवर कराने की सोच रहे हैं। 2022 पहले चल रहा है, तो 21 आएगा और 20 आएगा। इन तीनों साल के आपके पेपर को हम सारे कवर करा देंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे विजिट करिए, वहाँ पास इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको अगर सर्च करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम की लिंक हो जाएगी और वहाँ जाकर आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर हमारे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कब अस्तित्व में आया है। तो ये क्वेश्चन आपका पीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया था। इसमें कोई नंबर नहीं दिए गए हैं, हटा ही दिया गया सिरे से। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, नॉर्मल व्यापम की बुकों में और एमपी के जो एग्जाम्स हैं वहाँ इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना गया है, 1 फरवरी 1994। इसको बाकी बुकों में माना गया 1 फरवरी 1994, पर एमपीपीएससी ने इसको करेक्ट नहीं माना है। और एक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पास 15 फरवरी 1994, 15 फरवरी 1994 से 1994 से कामकाज जो है इसका शुरू हो गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कामकाज जो है से कामकाज शुरू हो गया था, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, काम काज शुरू हो गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा इस साल के लिए, ठीक है। तो पहला मध्य प्रदेश का आपको, देखिए पिछली बार 1 लाइन क्वेश्चन बहुत आए थे, ठीक है। पहला सीएम पूछ लिया था, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है वो भी लिखिए। जैसे मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचन आयुक्त ये कौन था? ये श्री एनबी लोहानी था। एनबी लोहानी था, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। एनबी लोहानी मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचन आयुक्त था। और इसका टेन्योर क्या था, इसका कार्यकाल था 1994 से लेके 2000 तक के। तो आप इसको लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, बाई चांस डेट आ जाए। इसका कार्यकाल था 15/2/1994 से कब तक था? 16/2/2000 तक था इसका कार्यकाल था, ठीक है। ये इसका कार्यकाल था। देखिए, आप एक काम कीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ क्योंकि हर चीज लिखने में यहाँ टाइम बहुत लग रहा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचन आयुक्त हो गया। इस समय प्रेजेंट में कौन निर्वाचन आयुक्त है ये भी लिख लीजिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त है श्री बसंत प्रताप सिंह। लिख लीजिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त है बसंत प्रताप सिंह। वर्तमान में आपका हो जाएगा निर्वाचन आयुक्त है बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। देन निर्वाचन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 243 के और अनुच्छेद 243 ZA। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा ये एक संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है।
तो आपको वहां बताना पड़ेगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में वर्णन, प्रॉपर वर्णन किया गया है। एक पॉइंट और बन रहा है यहाँ पास कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी जो नियुक्ति करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। यहाँ पास लिख लीजिए, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये इस्तीफा किसको देता है, इस्तीफा भी राज्यपाल को। मान लो इसको टाइम के पहले ही निकलना है तो ये अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। ठीक है, देन राज्य निर्वाचन आयोग तो कार्य क्या है भाई, कार्य क्या है, कुछ तो कार्य होगा। तो ये क्या करता है कि पंचायत और नगर पालिकाएं जो होती हैं उनका निर्वाचन कराता है। तो इस पॉइंट यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य जो है, कार्य हो जाएगा आपका पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना। ठीक है, नगर पालिकाओं का चुनाव, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पास ब्रैकेट में करता कि आपको कुछ डाउट ना आए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग, देखिए आयोग से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, आप समझ लिए 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आप एमपी के समझ लिए कि एमपीपीएससी में 8 से 9 क्वेश्चन आयोग से आएंगे, क्योंकि उसके सेपरेट ही सिलेबस दिया हुआ है। एक 10 नंबर का एक सेपरेट दिया हुआ, तो 8 से 9 समझ के मिनिमम समझिए 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग जो होता है आपका, इसकी नियुक्ति कौन करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ नीति आयोग के। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया था। ठीक है, इसको 1 जनवरी 2015 में, बस देखिए लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर आप लोग खुद से लिख लें तो ज्यादा ही अच्छा होगा कि टाइम बचत होगी। ठीक है, नीति आयोग जो था 1 जनवरी, ठीक है 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। किसकी जगह लाया गया था, योजना आयोग की जगह लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, योजना आयोग की जगह लाया गया था। ठीक है, जगह लाया गया। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लाया गया था। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मे भी आ जाए, आएगा नहीं पर भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग क्या होता है, भारत का एक थिंक टैंक भी बोलते हैं इसको, भारत का थिंक टैंक बोलते हैं। नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है, थिंक टैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की नीतियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह भारत सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है या निर्माण करता है, नीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, दिस पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। देन एक और पॉइंट यहाँ लिखिए कि नीति आयोग जो होता है ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, जैसे आप राज्य निर्वाचन आयोग था वो आपका संवैधानिक निकाय है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ना ही एक वैधानिक निकाय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी संरचना में कई लोग होते हैं, मेनली आप इसका अध्यक्ष समझिए। अध्यक्ष जो होगा नीति आयोग का, जो अध्यक्ष होता है ये आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। इस समय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, देखो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही आपका क्वेश्चन भी था कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, और जो ये आपका उपाध्यक्ष होगा, ये जो होगा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना चाहिए। देन इस समय आपका कौन है उपाध्यक्ष जो है, ये आपका सुमन बेरी। ठीक है, इस समय सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष है, सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पास लिखे, कहीं डाउट में ना आ जाए, द्वारा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हो गया। आपका उपाध्यक्ष हो गया सुमन बेरी जी हो गई। ठीक है,
एंड एक पॉइंट और बनता है नीति आयोग का आपका सीईओ, ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए नीति आयोग का सीईओ। ये इस समय बीवीआर, सोचिए बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है इस समय? बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा पर लिख लिया, बीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। अब यहाँ पास कुछ और लोग होते हैं इसकी तरह में, जैसे प्रदेश सदस्य होते हैं। प्रदेश सदस्य की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है, ठीक है। अंशकाली सदस्य भी होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं, ये कई होते हैं जो आपके नीति आयोग की पूरी संरचना यानी कि टीम पे आते हैं, ठीक है। इतना काफी आपके लिए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश में हुई थी? सिंपल सा इसका मतलब है, सीवीसी की जब स्थापना हुई थी, किसी ना किसी की समिति की सिफारिश पे किया जाता है, तो ये किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो इसकी जो की थी के संथानम समिति थी। सीवीसी की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हिंदी में आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है। यह एक प्रकार का शीर्षतम सतर्कता संस्थान है, ठीक है, शीर्षतम सतर्कता संस्थान। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी रखता है। आपका सीवीसी क्या करता है? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है तथा साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों को योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। इस पॉइंट को एक बार और बोले दे रहा हूं, लिखने में टाइम लग जाएगा। वीडियो हमारी ऑलरेडी 12 मिनट की हो ही गई है, 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो पॉइंट को आप लिख लीजिए। तो देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं। देखिए एक जो आपका सीवीसी होता है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी रखता है, ठीक है, तथा साथ ही में केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह भी देते हैं, ठीक है। सीवीसी को यहाँ पर इस पॉइंट को तो लिखना ही पड़ेगा। सीवीसी का मतलब सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग को 19 को देखिए, इसको लिखिए को फरवरी 1964, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिए, डेट याद रखिएगा, एमपी कई बार डेट पूछ लेता है, ठीक है, मध्य प्रदेश पीसीएस। इसको फरवरी 1964 में संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, ठीक है। देखिए सीवीसी को क्यों लाया गया था? भ्रष्टाचार को रोकथाम करने के लिए इस समिति को लाया गया, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। सीवीसी को संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान है, यानी कि इसको समझ लीजिएगा कि जो सीवीसी है आपको इसको 2003 के द्वारा, ठीक है, 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त। ये एक संवैधानिक निकाय, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको सांविधिक दर्जा प्रदान है किसके थ्रू? 2003, यानी कि आप देखिए फुल इसको लिखे दे रहा हूं, ठीक है। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के थ्रू, ठीक है। देखिए सीवीसी किसी भी मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता, ठीक है। सीवीसी आपका जो होगा ये किसी मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, किसी मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता। इस पॉइंट को याद रखिए, कार्य नहीं करता, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी, सीवीसी होता है केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, उत्तरदायी है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन
राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो राज्य का सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? यानी कि हमें बताना है कि राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन बन सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उस पॉइंट से लिया गया है। तो आप राज्य सूचना आयोग के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो सूचना, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, ठीक है, ये जो अधिकार है 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए 2005 में केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय दोनों, ठीक है, को स्थापना की गई थी। राज्य केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। 2005 में अगर ईयर पूछता है कब इनकी स्थापना हुई, 2005 में इनकी स्थापना की गई है। देखिए इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का कार्य क्या हो सकता है, तो ये क्या करता है कि संबंधित राज्य, जिस भी राज्य का, हर राज्य का अपना राज्य सूचना आयोग होगा, तो संबंधित राज्य जिस भी राज्य का है उसके अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपील की सुनवाई करता है। मैं इसको एक बार और बोल देता हूं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका कार्य है संबंधित राज्य के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपील की सुनवाई करता है। ये इसके कार्य हो गए। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, देन इसकी संरचना के बारे में बात के लिए, कार्य के बारे में आप लिख लिया है, देन आप इसकी संरचना, ठीक है, संरचना, इसके बारे में भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी संरचना में होगा मुख्य आयुक्त हो सकता है और इसके साथ सूचना आयुक्त भी होते हैं, मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को लिखिए कि संख्या जो होती है, संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है, संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, देन इनकी नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति जो होगी राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन नियुक्ति जो होगी, इनकी नियुक्ति जो होगी, राज्य की बात चल, राज्य सूचना आयोग की बात चल रही है, इनकी जो नियुक्ति होगी राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल के द्वारा होती है, के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर होता है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति की जाती है। देन जो आपकी समिति होगी जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य रूप से होगा आपका, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। जो समिति होगी, ठीक है, समिति में भी लिख लीजिए कौन कौन हो सकता है। आपका राज्य का मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। देन विधानसभा में विपक्ष का नेता, तो यहाँ पास विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष नेता, विपक्ष का नेता, ठीक है। और आपका एक और होगा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पास जगह नहीं है। देन इतने पॉइंट हो गए, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए मेरे हिसाब से जो मे भी आ सकता है। ठीक है, अध्यक्ष जो होगा आपका एवं सदस्य बनने के लिए क्या होता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन का जो सार है, एक मिनट प्लीज हम ऐड ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए, ये आपका पेज में ऐड हो गया यहाँ पास। अब देखिए कहाँ तक बता चुके हैं कि इसका जो होगा राज्यपाल समिति तक हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए जो आपका अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्य
बनने की बात चल रही है, ठीक है। इनके लिए क्या होना चाहिए, जो सदस्य होगा वो विधिक हो सकता है, विख्याता की बात करूं विधिक हो सकता है, विज्ञान एवं तकनीकी संबंधित हो सकता है, तकनीकी विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तकनीकी संबंधित हो सकता है, विज्ञान और तकनीकी, विधि हो गया, विज्ञान और आपका तकनीकी संबंधित हो गया, सामाजिक सेवा से संबंधित हो सकता है, सामाजिक सेवा से संबंधित हो जाएगा, प्रबंधन से संबंधित हो सकता है, प्रबंधन से, पत्रकारिता से देन आपका, या फिर प्रशासन का विशिष्ट अनुभव हो, ठीक है, या भी प्रशासन का विशिष्ट अनुभव, ठीक है, प्रशासन का विशिष्ट अनुभव। इससे आपको इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। अब देखिए ऑप्शन में चलिए, पत्रकारिता से हो सकता है, विधिक हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो सकता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट में इसके ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर गोला लगाए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन से संबंधित पूछा है। तो ये आपका देखिए आर्टिकल 332 किससे संबंधित है, आर्टिकल 332 जो होगा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी कि मैं एक SC ST कर देता हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, SC या ST का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान, यहां तक हो गया। देन आपका 338 आर्टिकल नंबर आपका जो 338 हो जाएगा, ये आपका संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग के गठन से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पास सही हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखा है 338 ए जो होगा, 338 ए होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन है, ठीक है। 338 में जो है अनुसूचित जाति का गठन है और 338 ए में अनुसूचित जनजाति का यानी कि ST का जो गठन है अनुसूचित 338 अनुच्छेद 338 ए में दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को आप देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्न में से, देखिए पिछले साल का पेपर वन लाइन काफी ज्यादा, हालांकि MPPSC जो है वन लाइन क्वेश्चन फोकस करता है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। FAO जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। देखिए FAO की जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, सन 1945 में FAO की स्थापना हुई थी। देन इसमें अगर मेंबर की बात करेंगे, इसमें कितने सदस्य हैं इस समय, तो 197 मेंबर हैं, ठीक है, 197 कंट्री हैं जो इससे जुड़ी हुई है। इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है मे बी कि इसमें प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, FAO का प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो जैक्स, इसका नाम लिखिए जैक्स डियोफ, इसको नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, डियोफ, पॉइंट इसको याद कर लीजिए। जैक्स डियोफ जो है इस समय FAO के अध्यक्ष, हेडक्वार्टर आपको पता चल गया रोम इटली में है। देन कुछ और पॉइंट्स लिखिए, जकार्ता जैसे होगा, हेज, जिनेवा, इन सब में किस के हेडक्वार्टर्स है, जैसे आपका हेज हो गया, हेग जो है नीदरलैंड में है, ठीक है, यहाँ किसका हेडक्वार्टर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ठीक है। देन
कुछ और अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आपकी जकार्ता, ठीक है, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? नैम है, ठीक है, NAM का हेडक्वार्टर है ये आपका जकार्ता में। देखिए जिनेवा में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, सारे का हम लिख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि आपका ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा हो गया। देन WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। उसके बाद G15 का भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। और एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, विश्व व्यापार WTO, इन सभी का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओल्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका है 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना, ठीक है। सौभाग्य योजना निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका विद्युत मंत्रालय से संबंधित, सौभाग्य विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। कृषि मंत्रालय की योजना है मेरी पॉलिसी मेरा हथियार अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हथियार, मेरी पॉलिसी मेरा हथियार अभियान, ये आपका कृषि मंत्रालय का है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय सेहत योजना चल रही है, रक्षा मंत्रालय की सेहत चल रही है योजना, सेहत, ठीक है। सेहत योजना आपकी किसकी है? ये आपकी रक्षा मंत्रालय, ठीक है। एक और योजना लिखिए, शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है पढ़े भारत अभियान, शिक्षा मंत्रालय की योजना लिख लीजिए, शिक्षा, ये आपकी मंत्रालय की योजना है पढ़े भारत अभियान, ठीक है, पढ़े भारत अभियान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। 2023 में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष, देखिए अब हमारा चैनल थोड़ा सा भी फैमिली छोटी है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों तक कीजिए। जब जितने लोगों तक पहुंचेगी उतनी ही बड़ी हमारी फैमिली धीरे धीरे होती जाएगी। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में 2023 में अप्रैल की बात चल रही, थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस समय भी आपके जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो आपके मनोज पांडे जी हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होगा आप हमारी सेनाओं का, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति होती है। यहाँ बस लिख लेता हूँ 4-5 पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। इस समय मैडम कौन है? मैडम द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति। देन आपका CDS भी है, तीनों CDS, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होगा वो CDS होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये आपका इस समय अनिल चौहान है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये आपका CDS है। देन आपने वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष देख लिया है। उसके बाद वायु सेना अध्यक्ष लिख लीजिए, वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष भारत का इस समय वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष है एयर मार्शल विवेक चौधरी, एयर मार्शल विवेक चौधरी जी। देन आपका हो गया थल हो गया, वायु हो गया, और आपका जल यानी कि नौसेना का अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष, इसके बारे में भी लिखिए, ये है आपके हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार है, इसको हरि कुमार ही लिख लिया, आप पूरा लिख लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम बचा है। एडमिरल हरि कुमार है। ये भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए 1 लाइन क्वेश्चन है, ये आपका GV मावलंकन, ठीक है, GV मावलंकन है। देखिए कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबानी है, ठीक है, FNEX, ठीक है। तो इसके कौन सा जो है शहर है मेजबानी किया गया था? तो इसकी मेजबानी में किया गया था आपका ऑप्शन नंबर C, पुणे में किया गया। तो ये करंट अफेयर के, करंट अफेयर भी 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ये 2023 का कौन सा वैश्विक निवेशक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका कहाँ हुआ था? इंदौर में। देन है भारतीय सेना के ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो ये महू जो है मध्य प्रदेश का, वहां पास भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी 2021 में। तो करंट अफेयर भी है, 2 साल तक का करंट अफेयर एमपी में आराम से आ जाता है, उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कौन से युग्म सम्मिलित है। ठीक है, हमें देखना है कौन कौन से युग्म जो है सही है, एक दूसरे से मैच खाते हैं। देखिए रंगास्वामी कप, तो रंगास्वामी कप जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? पोलो। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पोलो जो है उससे आपका रंगास्वामी नहीं संबंधित है। पोलो से आपका 4 चीज याद कर रखिए। एजार कप पोलो के लिए, यहाँ से देखिए पोलो के लिए एजार कप, एजार कप। देन है पृथ्वीपाल कप, पृथ्वीपाल कप। एक और लिखिए क्लासिक कप। 3 आप याद रखिएगा पोलो से, क्लासिक कप। ठीक है, अब देखिए जब ये रंगास्वामी किससे संबंधित है? पोलो से नहीं है तो किससे है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित भी आप यहाँ पास लिख लीजिए, हॉकी से संबंधित कप लिखिए। सब बेटन कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पास एक थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ देखने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित हम देख रहे हैं कौन कौन से कप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटन कप, बेटन कप हॉकी से संबंधित है आपका, बेटन कप हो गया। रंगास्वामी, रंगास्वामी कप। ठीक है, रंगास्वामी कप ये आपका हॉकी से संबंधित है, इसको रंगास्वामी कप राष्ट्रीय हॉकी बोलते हैं। आल्पस कप भी आपका इसी से संबंधित है, आल्पस कप। आगा खां कप, आगा खां कप। अजलान शाह कप, अजलान शाह कप। देन एक और है आपका यादवेंद्र कप, यादवेंद्र कप, यादवेंद्र कप जो भी है आपका ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, देन क्रिकेट से संबंधित कौन सा है? शीश महल हो गया क्रिकेट से संबंधित। देखिए इसका थोड़ा हम इस साइड लिख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि डाउट ना आए। क्रिकेट किससे संबंधित? देखिए एशिया कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ईरानी, रणजी, ईरानी ये पूछा जाता है। ठीक है, रणजी सॉरी ईरानी, रणजी हो गया, ईरानी हो गया और देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये सब आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। यहाँ पास ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी ये सब। तो ठीक है, ये वाला भी हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन सी सही है। और फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित जो है आपका कौन कौन से कप हैं? फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एशिया कप भी है, संतोष ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी या कप। ठीक है, ये आपका संबंधित हो जाएगा किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डूरंड कप हो गया, डूरंड कप भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप हो गया, संतोष हो गया, कोपा, कोपा अमेरिका, कोपा कप हो गया। ठीक है, कोपा के बाद सीजर्स, 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 सीजर्स हो गया, ये भी आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स हो गया, रोवर्स लिखा नहीं लिखा चाहिए, रोवर्स हो गया। देन एक और लिख लीजिए आप, लिखिए मर्डेका, मर्डेका या फिर मर्डेका इसको बोलते हैं, मर्डेका कप। इतने आपके संबंधित है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है। गोल्डन बॉल पुरस्कार 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया था। हॉकी खेल्स के लिए वर्ष 2020 में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड, 2020 का लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये किया गया था रोमेश पठानिया, रोमेश पठानिया को दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए। देन है देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर ई कॉमर्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो। ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम बनाता है? अमीरी? बिल्कुल नहीं। ठीक है,
देन अंतर क्रियाशीलता, ये भी गलत आपका, ये भी गलत। विश्व व्यापारी पहुंच, विश्व व्यापारी पहुंच ऑप्शन नंबर सी सही है। ई कॉमर्स में आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी साइट जो भी चीजें हैं वहां बिजनेस के लिए आप प्रोडक्ट डालेंगे या कुछ और करेंगे तो सारा कनेक्टिविटी अच्छे से होता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट का फायदा नहीं है। रोबोट जो होता है उसका क्या फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, पहला ये असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, बिल्कुल रोबोट जो है आपके काम काज कर सकता है, छोटी चीजों को यहाँ से वहां पहुंचा सकता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। तो नौकरियों को विस्थापित कर नहीं सकता, खत्म ही कर सकता है रोबोट, ठीक है। तो इसका देखिए वही नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, तो ये इसका भी एग्जाम्पल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसका और नौकरियों को विस्थापित कर, देखिए वे खतरनाक स्थितियों को प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। आजकल रोबोट जो है युद्ध की स्थिति में भी प्रयोग किए जाते हैं, चाइना इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है और भी देश करते हैं, ठीक है। ये थकते नहीं, क्योंकि ये मशीन है, तो मशीन को आपको थकते नहीं है, ना इनको विश्राम की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देन देखिए सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। सोशल मीडिया अनुकूलन, तो ये है सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार प्रसार करना। सोशल मीडिया के द्वारा आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो और भी सारी चीजें को कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए साइबर सुरक्षा की विशेषता नहीं, विशेषताएं हैं नहीं, सॉरी यार, इसकी विशेषताएं, ठीक, अनुपालन, आंतरिक खर्चों से प्रतिरक्षा करता है, खतरे का रोकथाम करता है, यानी कि इसके जो ऑप्शन होगा तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। साइबर सुरक्षा होती क्या है, ठीक है। साइबर में सुरक्षा में क्या होता है, सिस्टम हो गया, आपका नेटवर्क हो गया और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाती है। आपके कंप्यूटर में जो भी है इन सब चीजों को डिजिटल हम हैकर्स हो गया, इन सब चीजों से बचाया जाता है साइबर सिक्योरिटी में। निम्न में से ई गवर्नेंस को सटीक वर्णन करता है। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ई गवर्नेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नेंस है क्या। तो ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन लिखिए, यहाँ बस जगह नहीं है, लिख लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य यानी कि लोगों तक तत्काल समय पर पहुंचाई जा सके। गवर्नमेंट ने अभी कोई डिसीजन लिया, तुरंत आपका अपनी साइट जो भी होगी गवर्नमेंट उसमें डालेगी और पब्लिक अपने भी मोबाइल से कहीं से भी देख सकते, न्यूज मीडिया के माध्यम से देख सकते। पहले ऐसे नहीं था, न्यूज़पेपर में ही आता था, अगले दिन आता था जब वहां उनको दिया जाता था। तो ये ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स हैं। देन इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देखो नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, कोई भी स्कीम आई है लोगों को जो नागरिक है उनके तक तुरंत पहुंच जाना, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालना, इसमें क्या होती है, प्योर क्लैरिटी होती है। देन सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, अगर कोई गवर्नमेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहती है आसानी से इसके द्वारा लोगों तक ये चीजें पहुंच जाएंगी। देन शासन दक्षता में सुधार, शासन की दक्षता में भी सुधार होता है, व्यापार उद्योगों के साथ इंटरफेस में भी सुधार होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था पद्धति, ठीक है। देन इसके कई प्रकार हो, ई गवर्नेंस के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे G2G होता है, G2G इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा। G2C भी होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिक, गवर्नमेंट टू नागरिक। G2B होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि व्यापार, और G2E भी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। देन किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा, किसे बुद्धिमत्ता का जनक कहा गया है, तो जॉन मैकार्थी जो है इनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा गया है। एलन ट्यूरिंग क्या है, जिन्होंने क्या किया था, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सैद्धांतिक कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि का जनक, ठीक है। ब्लेज पास्कल जो था, इन्होंने पहला डिजिटल कैलकुलेटर दिया था, पहला
डिजिटल कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर दिया था, ठीक है, पहला डिजिटल कैलकुलेटर दिया था। निम्न में से कौन सा आभासी सहायक, ठीक है, आभासी सहायक थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, अगर कई बार आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लगे तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। आभासी सहायक, इसका मतलब आभासी का मतलब वर्चुअल होता है, सहायक का मतलब सहायता करने वाला यानी कि असिस्टेंट, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट। ये आसानी से समझ में आने लगा, देखो इससे समझ जाएंगे ऐसी कोई युक्ति होगी, ऐसी डिवाइस होगी जो हमें फिजिकली मदद नहीं कर रही पर हमको वर्चुअली वो हमको हेल्प कर सकती है, तो उसका आपको जानना है कि एग्जाम्पल नहीं है, इस पॉइंट को आपको देख के चलना नहीं है, कई बार उसका करके चले आते हैं, एक ऑप्शन देखे एक मार के निकला है, बाद में पता चल रहा भाई साहब उल्टा ही हो गया, हमसे मिस्टेक ही हो गई पूरी। तो देखिए एलेक्सा, एलेक्सा क्या है भाई, एलेक्सा के बारे में बहुत ज्यादा सुने होंगे, कोई गाना प्ले करना है, कुछ करना है, एलेक्सा भाई साहब जवाब दे देती है, कुछ भी जानना है एलेक्सा को बोलो, एलेक्सा ये एलेक्सा वो, तो एलेक्सा तुरंत ही आपको जवाब देगी। सेम ऐसा ही आपका कोर्टेना भी है, कोर्टाना भी सेम वैसा है, ठीक है। कोर्टेना है क्या, ठीक है, इसको मेनली डेवलप किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, इसको डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट, कोर्टाना को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसका करता क्या है ये कोर्टाना, ठीक है, ये क्या करता है, रिमाइंडर को सेट करने और सवालों के जवाब देने के लिए बिंग सर्च इंजन का उपयोग करता है। ये कोर्टेना जो है आपका, ये बिंग सर्च इंजन नाम सुना होगा, बिंग सर्च इंजन का उपयोग करके, सर्च इंजन का उपयोग करके आप जो से पूछ रहे हैं, जो भी जानकारी जानना चाहते हैं उसका जवाब कोर्टेना देगा बिंग सर्च इंजन का उपयोग। सीरी नाम सुने होंगे, सीरी बहुत ही फेमस है, जिन बच्चों के पास यानी जिनके पास एप्पल का मोबाइल होगा वो सीरी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो एप्पल ऑपरेटेड सीरी है, आपकी मदद करता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन के लिए ही है, अलग अलग चीजों से मदद करते हैं। ये एप्पल का है, सीरी जो है आपका एप्पल से है, iOS सिस्टम में भी होता है, iPad OS में भी होता है, आपकी वॉचेस भी होती है, जो एप्पल की वॉचेस है उसमें सीरी मिल जाएगा, सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास देखिए सीरी का लोगो देखो, ऐसा सीरी का लोगो होता है, ये आपका है कोर्टेना का, कोर्टेना का जो है आपका लोगो ऐसा है, कोर्टेना ऐसी है, आपको ऐसा जवाब देगी, जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको जवाब देगी। देन निम्न में से डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, अत्यंत गति की बात करेगा तो आपका टनल डायोड आ जाएगा, जिसका आंसर टनल डायोड हो जाएगा। टनल डायोड हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, बहुत ही फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड एम्पलीफायर यूज्ड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक आइडिया ले लें बहुत है, ये मेनली ब्रांच हो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब चीजों में या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब का यूज है। अभी बस हल्का सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में इसका यूज होता है, ठीक है, यहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीलेटर में यहाँ पास, ठीक है, या फिर एम्पलीफायर में। देन आपका जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज रेगुलेटर में आपका जेनर डायोड का लेटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बायरेक्टर डिवाइस जो है आपका सॉरी बायरेक्टर डायोड जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्न में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन्स होल युग्म पैदा करने के प्रयोग में नहीं की जा सकती, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशीय सक्रियता। प्रकाशीय सक्रियता जो होगी यानी फोटो एक्साइटेशन से आप इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा नहीं कर सकते। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो ये क्षमता। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है, आज की वीडियो यही, अब नेक्स्ट आपके कल आपको 51 से लेके 75 तक करा देंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ रही हो। चलिए थैंक यू।